नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और हम 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है, साथ ही साथ सीडीपी के प्रश्नों को भी कर लिया है। और आज की वीडियो में हम पर्यावरण के यानी ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसे 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। ये आपके चार्ल्स डार्विन है, गैंग्रो मेंडल है, जॉर्ज मिस्ट्रल है या रोनाल्ड रॉस हैं। तो जैसा कि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स अवश्य पढ़नी है। चाहे आपका पेपर 2 है तो उसके एसएसटी और मैथ साइंस के लिए भी आपको 6 से 8 तक की बुक पढ़नी है। और आपको यानी प्राइमरी के लेवल के लिए पेपर फर्स्ट के लिए आपको 3 से और 5 तक की बुक अवश्य पढ़नी है, और मैंने आपको पढ़ाई भी है। तो आपका पार्ट है, तो उसमें आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। यानी इन्होंने ये खोज की थी कि ये जो मलेरिया है ये किससे फैलता है, ये मादा मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा या मलेरिया। तो ये कपकपी दे करके जो बुखार आता है और अंत में पसीना भी आता है, और दवा जो दी जाती है तो ये कड़वी दवाई होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी कौन था, और ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुकों से ही पूछे गए हैं। वो है एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ये आपका गलत है। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था। वह अफगानिस्तान का भी व्यापारी नहीं था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, और राइट आंसर आपका यही है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ये भी नहीं है, यानी आपके चैप्टरों में इसका उल्लेख है। और इसने अपने जो वर्णन है उसमें यहाँ के तालाबों का वर्णन भी बहुत किया है। आपका सीटेट में प्रश्न पूछा भी जाता है कई बार। आप ये 2023 का पेपर देख लीजिएगा जो आपका अभी जनवरी में हुआ है, 21 जनवरी को। उसमें भी आपका अलबिरूनी से प्रश्न पूछा गया है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। और चैनल पर आपको एनसीईआरटी की बुकों की क्लासें भी दी जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आपके ये प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं, तो जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद आपको पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों की फिर से एनसीईआरटी की सीरीज़ कराई जाएगी। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, ये आपका गलत है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, तो ये भी आपका राइट है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका कौन कौन से सही हो गए, ए और सी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए और सी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या आपको बच्चे से बिल्कुल भी नहीं करानी है, ठीक है। और सटीक शब्दावली का भी प्रयोग नहीं करना है। अधिक संख्या में प्रश्नों को भी शामिल नहीं करना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के
लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है आपसे। विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो जहाँ भी बात सृजनात्मकता किया जाए, कल्पनाशीलता किया जाए, ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। विषय में रुचि का विकास भी आपका सही है। आनंद और मजा उत्पन्न भी ये भी कराना है। तो राइट आंसर आपका नहीं पूछा है, तो इसमें हो जाएगा नंबर 2, यानी नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? तो इसमें भी आपसे नहीं पूछा है। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? तो ये भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ये भी आपका राइट है, ये भी है। तो राइट आंसर आपका इसमें आपसे नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा? नंबर 4, क्योंकि आपको शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल नहीं देना है। अगला प्रश्न है। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? और डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट चैनल पर मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका आगामी जो सीटेट है वो आपका जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। अगर जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त में आपका 100% होगा। और सीटेट आपको क्लियर अवश्य करना है, क्योंकि जब तक आप सीटेट क्लियर नहीं करोगे आप किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाओगे। और आप देख रहे हो कि भर्ती बहुत सारी निकल रही हैं। शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट अवश्य पास करना है। बीपीएससी में अभी आपकी मार्च में भर्ती है, और मार्च के बाद अभी से घोषणा भी कर दी है कि अगस्त में आपको फिर से यानी बीपीएससी की एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी 1 लाख पदों पर। तो अभी से आप कमर कस लीजिएगा सीटेट पास करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लें। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो इसमें सबसे राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित बच्चों को आप एक फिल्म प्रदर्शित कर सकते हो, दिखा सकते हो, और यही आपका सबसे राइट आंसर होगा। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ये आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ये आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। इससे शिक्षक ये जान सकता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने की निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है?
तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न भोज्य पदार्थों के, इसमें सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाने के लिए कहा गया है और उदाहरण देता है और प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, क्योंकि खाना जो हमें खाना चाहिए इस पर बच्चों को वो सिखा रहा है। तो विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक में अनिवार्य तत्व भी बताता है कि इसमें कौन सा अनिवार्य तत्व है और ये हमारे लिए मतलब कितना, इसीलिए हमें ये खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या आप बच्चे को नहीं करानी है, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो जहां भी बात क्षेत्र भ्रमण की आती है वही आपका सबसे बेस्ट आंसर होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। अच्छा, आपसे इसमें नहीं पूछा है उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो करके देखो में आपका हो जाएगा नंबर 1, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें आपका दत्त कार्य है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना। अभिभावकों को संतुष्ट आपको नहीं कराना है, ठीक है। और नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को आप नहीं बदल सकते हो। और तो सबसे आपको मेरी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ये एक रास्ता भी बदली जा सकती है, लेकिन सबसे राइट आंसर है आपका कि शिक्षार्थियों को सक्रिय, यानी जब सक्रिय अधिगम करेंगे वो और उन्हें स्वयं से अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। तो जहां भी बात आपकी शब्दावली और परिभाषा की आ जाए, ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है और आपसे नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन। व्याख्यानों का आयोजन इतने छोटे बच्चे नहीं समझ सकते हैं। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी बच्चे जब स्वयं से जानकारी किसी चीज़ के लिए
इकट्ठी करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और सामूहिक परियोजना जब बनाएंगे समूह में तो यही आपका ये अधिक प्रभावशाली होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। तो इसमें आपसे नहीं पूछा है। शिक्षार्थियों के अधगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी रचनात्मक आकलन में आपका ग्रेडिंग और रैंकिंग शामिल नहीं है। नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो जब पत्ते गिर जाते हैं उसे पत्तल बनाएंगे तो इससे भी हमारे जो वन है जंगल है वो नष्ट नहीं होते हैं। बांस की टोकरी बुनने से भी हमारे जंगल नष्ट नहीं होते हैं और बाजार में बेचने के लिए जब जड़ी बूटी और पत्ती इकट्ठी करते हैं तो इससे भी जंगल नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब बांधों का निर्माण होता है तो बहुत मात्रा में हमारे जंगल कट जाते हैं तो इससे जंगल नष्ट होते हैं। खानों का उत्खनन करने से भी यानी खुदाई करने से भी जंगल नष्ट होते हैं। तो ए और बी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 ए तथा बी दोनों। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये आपका राइट है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये भी आपका सही है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये भी आपका सही नहीं है। तो सही में आपका हो गया बी और सी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 बी तथा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी? तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको अपने भारत का मैप अवश्य आना चाहिए। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं अभी तक हुआ है सीटेट का जिसमें आपका दिशाओं से प्रश्न नहीं बना हो, यानी इंडियन मैप से, यानी मैप की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो गुजरात से जब पहले हम मध्य प्रदेश जाएंगे, गुजरात हमारा किस दिशा में है? तो ये आपका पश्चिम में है। और जब हम मध्य प्रदेश एमपी में जाएंगे तो सबसे पहले हमें पूर्व दिशा और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश की तरफ चलेंगे तो दक्षिण दिशा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी कितने के बराबर है? 110 मीटर के। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो इसमें आपको इसका सीधा सीधा गुणा कर देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 1.65 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट आपका जो पर्वत है तो ये किसका भाग है? भारत का, तिब्बत का, म्यांमार का या नेपाल का? तो ये आपका नेपाल का भाग है। अगला प्रश्न है और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न है। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो इसमें आपका ए भी सही है और आपका डी भी सही है और ई भी सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। तो डेली आपको चैनल पर इसी तरीके से सीरीज मिलती रहेगी, प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट डेली मिलते रहेंगे और आपको कंटेंट पर भी वीडियो जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।